आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। यकीनन ये इमरान खान हुकूमत की एक नाकामी है कि चीनी की दस्तयाबी और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जो हुकूमती तदबीरें की गई, जो कोशिशें की गई, फ़िलहाल वो ऐसा लगता है कि उल्टी हो गई हैं। हुकूमत ने कमीशन बनाए, तहकीकात कराई, रिपोर्ट्स पब्लिक की, मुकदमात दर्ज हुए, गिरफ्तारियाँ हुई, चीनी इंपोर्ट की गई, मगर आखिर में आज भी पाकिस्तान के सारिफ के लिए चीनी सस्ती तो क्या होता, मज़ीद महंगी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद से चीनी की कीमत में 80% से ज़ायद इजाफा हो चुका है। रमज़ान से कुछ रोज़ कबल हुकूमत ने चीनी की कीमत में 86 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की तो दुकानों से चीनी ही गायब हो गई। गोया कि चीनी जो कि दस्तयाब थी, चाहे महंगी थी, अब वो भी नहीं मिल रही है। पंजाब में तो बाकायदा काल पड़ चुका है। नए चीनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर के तहत फैसला हुआ था कि शुगर डीलर्स के गोदामों की रजिस्ट्रेशन होगी और सिर्फ रजिस्टर्ड डीलरों से मिले चीन खरीद कर फ़रोख्त करेंगी, मगर इस पूरी कैफियत में गैर रजिस्टर्ड डीलर भी शामिल हो गए। इंतज़ामिया ने चीनी कब्ज़े में लेने के लिए डीलर्स के गोदामों पर छापे मारे, जिसके बाद अब सूरत हाल ये है कि मिलर्स के पास चीनी का स्टॉक मौजूद है, मगर डीलर्स स्टॉक उठा ही नहीं रहे और मार्केट में चीनी की शदीद किल्लत है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और पंजाब के बड़े शहरों में अवाम महंगी चीनी और अदम दस्तयाबी से सख्त तंग है। 110 रुपए में मिल रही है। दुकानदार कहते हैं अगर आपने लेनी है तो 110 रुपए मिलेगी मोटी चीनी। 65 की चीनी लेनी हो, 1 घंटा लाइन में लगे रहे। ये कहते हैं जी कोरोना SOPs के लिए 200 बंदे की लाइन लगी हुई है। 1 किलो चीनी मिलती है, वोट की तरह नाखून के ऊपर निशान लगाया जाता है। नहीं, 110 से 120 रुपए किलो मिल रही है, आसानी से मिल रही है। ये लाइन लगी हुई है और 10-15 मिनट में बारी आ जाती है। रोजों के साथ लोग आए हैं, एक 15 रुपए पर हमें भिखारी बना दिया है। 65 रुपए इन लोगों को, इसलिए लाहौर के लोग बैठे हुए हैं। इस तरह हमें फकीरों की तरह दिए जाए ये सारे। मिल रही है, जैसे लाइनिंग आप देख ही रहे हैं लगी हुई है यहाँ पर। रोजा इफ्तार होने तक शरबत मिल ही जाएगा आपको। चीनी बिल्कुल नहीं मिल रही, लोग सब परेशान है। दुकानदार चीनी महंगी होने की वजह से चीनी नहीं सेल कर रहे। 110 रुपए या 100 रुपए के रेट से मिलती है, तो उससे रेट कम करने की बोले तो दुकानदार कहते हैं अगर लेनी है तो लो, नहीं तो चले जाओ। गवर्नमेंट की तरफ से रेट 85 है, 90 है और ये 110 की 120 की दुकानदार बेच रहे हैं। सही तरह नहीं मिल रही है ना। 100-110 रुपए मिल रही है। सस्ता बाजार की बात करें, वहाँ लाइन लग के अगर काफ़ी देर खड़ा होना पड़ता है और चीनी वहाँ पे 70 रुपये मिल रही है, लेकिन किलो से ज़्यादा नहीं मिलती वहाँ पे। जो अच्छे स्टोर हैं उनके पास 85 रुपीज़ में मतलब अवेलेबल है। चीनी की जो शार्टेज है वो बहुत ज़्यादा है। मार्केट में 110 रुपए भी, 100 रुपए भी मिल रही है। बाजार में जाते हैं 105 रुपए, 110 रुपए में है। घूम के पागल हो गए, चीनी नहीं है कहीं। 120 रुपए किलो में भी नहीं मिल रही, वो कह रहे शॉर्ट है। चीनी 100 रुपए में, 120 रुपए में नहीं मिल रही। रमजान बाजार खोले हैं, वहाँ चीनी ना होने के बराबर है। वो 1500 रुपए की पहले खरीदारी करे उसके साथ। अब गरीब बंदा 35 रुपए की बचत करते करते 300 का सामान फालतू, 500 का सामान फालतू कहाँ से ले सकते। चीनी दुकानों पे लेने जाओ तो कहते हैं कि हमारे पास है नहीं। अगर 110 रुपए मिलती है तो हमें गाहक कितने पैसे देता है? वो कहता है कि गवर्नमेंट का इतना रेट है। अगर हम गवर्नमेंट के रेट पे बेचते हैं तो हमें क्या फायदा होता है? दुकानदार इसलिए चीनी नहीं देते। चीनी तो बहुत महंगी है, मार्केट में मिल नहीं रही। इमरान भाई का कसूर नहीं है, ताजरों ने चीनी लुका दी है। सिंध में चीनी मिल रही है, मगर कीमत 100, 105, 110 रुपये से कम नहीं है, मगर मिल जाती है अगर आवाम ख़रीदना चाहें। कराची और हैदराबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पे बहरहाल 68 रुपये किलो चीनी मिलती है, मगर यकीनन ज़ाहिर है कि शदीद रश है और आवाम के लिए बड़ी परेशानी है। कराची में चीनी की दस्तयाबी और कीमत से मुताल्लिक सूरत हाल दिखाते हैं अपने नुमाइंदे ख़ुसूसी हमाद आलम की इस रिपोर्ट में। मैं कराची जोड़िया बाज़ार में मौजूद हूँ। ये चीनी की होलसेल मार्केट है। यहाँ हम ट्रेडर से मालूम करेंगे कि होलसेल रेट पे चीनी किस रेट पे मिल रही है और चीनी की सप्लाई की क्या सूरत हाल है। चीनी जो 87 रुपए की थी एक हफ्ते में, आज 94 रुपए क्यों है? क्योंकि ये गोदामों की डिलीवरी आ रही हैं। मिल ओनर तो देने को ही तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि वारे में नहीं आती। कार्टेल बना हुआ है डीलर्स का ना, अभी सब लोग आगे पीछे हुए हैं। मन माने रेटों से जो है ना माल बिक रहा है पूरे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बासानी मिल रही है, लेकिन रेट थोड़े ऊपर है। 94 रुपीज़ पर केजी है। चीनी बासानी नहीं मिल रही ना। चीनी बासानी मिलती तो ये 88 वाली जो है ना 94 नहीं होती। बाजार में माल जो बैलेंस था ना वही खाया जा रहा है। होलसेल मार्केट के बाद हम पहुँचे रिटेल मार्केट में। यहाँ हम मालूम करेंगे रिटेलर और सारिफ से चीनी की रेट्स के बारे में। हम रिटेल में जो है रमज़ान से 100 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच रहे, इसलिए कि होलसेल मार्केट में कम माल जब आता है तो वो कम कर देते हैं, पर जब माल की कमी होती है तो वो रेट बढ़ा देते हैं और इसी तरह चल रहा है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेट फिक्स नहीं है। 68 रुपये तो यूटिलिटी स्टोर वाले दे रहे,
मगर यूनिटी स्टोर पे भी चीनी नहीं है, वहाँ पे भी गायब हो गई है। चीनी मैं 99 रुपीज़ लाया हूँ, 100 रुपीज़ में ही मिली है। आम दुकानों पे तो और महंगी है। मैंने 110 रुपए ली थी। अभी हम तो इतने में ही ले रहे हैं, 108 रुपए केजी ले रहे हैं। 102 रुपए किलो और 120 ही मिल रही है। महंगाई बहुत है भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस दफ़ा। बहरहाल मजमूई तासुर यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम इक़दाम के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद, कमीशन के बावजूद, रिपोर्टों के बावजूद चीनी की फरावानी नहीं है, आसानी से दस्तयाब नहीं है। पंजाब में बहुत मुसीबत है और यकीनन पूरे पाकिस्तान में उस कीमत पे चीनी मिल रही है जो इससे पहले कभी तसव्वुर नहीं था। इस पूरी सूरत हाल की माहिराना राय हासिल करते हैं, उसका तज़िया लेंगे। जनाब शम्सुल इस्लाम खान हमारे साथ मौजूद हैं, कमोडिटी अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। मोहब्बत शुक्रिया खान साहब। बड़ी कोशिश की गवर्नमेंट ने और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने, पूरी गवर्नमेंट ने, और जो कुछ भी हो सकता था किया, मगर एट द एंड ऑफ द डे एक आम सारिफ तो ये बोलता है कि मुझे नहीं मिल रही है और जिस दाम पे मिल रही है ये तो एक अजीब मुसीबत है। और फिर अगर किसी को सस्ती चाहिए, सुबह खड़ा होता है, दोपहर को आपने बताया कि उसकी बारी आती है, तो ये वेयर इट वेंट रॉन्ग, कहाँ ये प्रॉब्लम हो गया? देखिए, ये टोटली मिसमैनेजमेंट हुई है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, जो हमारे जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनकी, और नाअहली की हुई है कि जहाँ आपका क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ था सट्टेबाजों पे, वो बड़ा अच्छा उसका असर हुआ और मार्केट में चीनी की कीमतें कम होना शुरू हुई थी। 95 को टच करके वापस जो है गिरना शुरू हो गई थी, बड़ी तेज़ी से गिरी। लेकिन इन्होंने साथ ही फिर एक और गलती करी, जो ब्लंडर है वो ये था कि फिर क्रैकडाउन का रुख जो है रिटेलर्स पे और जो होलसेलर जो बाज़ारों में बैठे हुए हैं उनकी तरफ घुमा दिया। और फिर जो पंजाब में जो एक आया कि जो कोर्ट में चले गए और वहाँ से रेट फिक्स किया, तो ये एक और ब्लंडर उन्होंने रिपीट किया कि माची में भी आपको याद होगा 2010 में भी ऐसा हुआ, उसके बाद भी और भी ऐसा हुआ था कि कोर्ट फिक्स करती थी प्राइस और चीनी मार्केट से गायब हो जाती थी, क्योंकि जो असल चीनी बनाने वाले हैं वो तो शुगर मिल्स वाले हैं और चीनी वहीं रखी हुई है। अब इसमें अगर आप कोई क्रैकडाउन करते हो और रिटेलर्स पे आते हो, तो रिटेलर्स का आपको पता है कि बाज़ारों में जितने भी हैं, ये हमने कल भी इस पर बड़ा प्रोग्राम किया था, लगता यह है कि वो जो पुल था जो जिससे मिल से चीनी चल के रिटेलर तक पहुंचती थी, वो रास्ता ही टूट गया है। वो जो मिडिल मैन होते थे, जो डीलर्स होते थे, जो सट्टा वाले होते थे, जो भी इसमें आड़ती होते थे, उन पर हुकूमत ने क्रैकडाउन किया, वो सीधे से पीछे हट गए। कुछ एक दो के खिलाफ मुकदमा बन गए, कोई गिरफ्तार हो गए होंगे, इसलिए वो तो कर लिया, मगर वो जो ब्रेक डाउन हो गया मिलर और रिटेलर के दरमियान, वो उसकी वजह से लगता यह है कि बहुत बड़ा मसला हो गया। जी देखिए, गवर्नमेंट को चाहिएगा था, जब क्रैकडाउन किया था स्टॉक उसके ऊपर, तो उस वक्त उनको चाहिए था कि शुगर मिल से भी स्टॉक्स लेते हैं कि कितने सोल्ड स्टॉक्स पड़े हुए हैं, कितने अनसोल्ड पड़े हुए हैं। अब सोल्ड स्टॉक्स जो पड़े हुए हैं वो उठे नहीं है, लिफ्टिंग नहीं हो रही, तो उसकी वजह से मार्केट में सप्लाई शॉर्ट होना शुरू हो गई। और यही एक गेम प्लान था, ये पहले भी माजी में भी हुआ और इससे विंडफॉल प्रॉफिट कमाते हैं। आप देखिएगा पंजाब में और इससे सूरत हाल बदतर होती चली जाएगी, वहाँ से चीनी गायब होना शुरू हो गई, क्योंकि आप जब डाइवर्ट करोगे जहाँ पर स्टॉक पड़े हैं वहाँ नहीं जा रहे, और मार्केटों में या छोटे किसी दुकानदार से 500-250 बोरी अगर आप बरामद करते हो तो वो होर्डिंग नहीं है। होर्डिंग तो वो है जिसने हज़ारों बोरियां रखी हुई हैं। इसकी वजह से तो रिटेलर ने बोला जी मैं 400 चीज़ें रखूंगा, चीनी रखूंगा ही नहीं, मुझे नहीं बेचनी है, कौन सा मुझे इतना बड़ा वायदा है। तो वो तो आपने कंप्लीटली दुकानों से चीनी खुद ही, रिटेलर ने बोला कल मुझे छापा पड़ेगा, कल मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं चीनी उठा के गायब ही कर दे, मुझे नहीं चाहिए, बेचना नहीं मुझे चीनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। वो उसको तो है ना, चीनी और आटा और ये जो तेल वगैरह होते हैं होलसेल में, ये बहुत कम मार्जिन में बेचे जाते हैं और बाकी चीज़ों में उनको मार्जिन मिलता था। और चीनी तो बाद का जो शुगर मिल का जो रेट होता था एक्स मिल का, उसी रेट पर जूड़िया बाजार में बेची जा रही थी, लेकिन इसलिए कि बाकी उसके चावल भी बिक रहा था, दूसरी चीज़ें बिकती थी। अब वो मार्जिन तो उसको मिल नहीं रहा और साथ पे ये आ रहा है कि जी आप इसको कंट्रोल रेट पर बेचो। और फिर एक और चीज़ जो की कि मार्केट्स में इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म वगैरह बांटे कि आप सब लोग रजिस्ट्रेशन कराओ। अब आपको पता है हमारी बाज़ारों में जो है टैक्स नेट में बहुत कम लोग हैं, और वो जो रजिस्टर्ड नहीं थे साल से सेल्स टैक्स में और NTN के हिसाब से उनकी इतनी फाइलिंग रिटर्न वगैरह नहीं थी, तो वो खौफजदा हो गए। और इस खौफ ने जो है फिर उसको चीनी को भी गायब कर दिया और उन्होंने कहा जी हमने इसको बेचना नहीं है। जो चीज़ मार्केट में आसानी से दस्तियाब है, जिस पर कोई गवर्नमेंट का चेक नहीं है, राइस है, दालें हैं, वो सारी बेच रहे हैं, लेकिन चीनी इस वक्त नावैध की है और इसका फ़ायदा खासा। मगर ये देखिए कि कैसे बहरहाल जो हुकूमत जो है वो मार्केट में इंटरवीन तो नहीं कर सकती है, रेगुलेट करे वो काम को, मगर मार्केट फ्री मार्केट है, तो इसको आप, इसका मतलब ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वो भी नी जर्क मेजर जो कि आपने आखिर में किए,
इसकी वजह से सारा केओस पैदा हुआ है। बिल्कुल, देखिए ना, इनको चाहिए था कि उस प्रॉपर जो पॉलिसी के जरिए इंटरवेंशन होती है ना, कि पॉलिसी ऐसी करेक्ट कर देते हैं कि आपके स्टॉक्स मार्केट में आना शुरू होते हैं। जब स्टॉक्स बढ़ते हैं तो मार्केट गिर जाती है। आपको हैरत होगी कि इस दफ़ा जो है चीनी की प्रोडक्शन गुज़श्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा है और अच्छी खासी कोई 6-7 लाख टन 6-7 लाख जो है टन एक्स्ट्रा पैदा हुई है। लेकिन उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस साल ज़्यादा है ना। हाँ साहब, उसके ऊपर भी डिफरेंट वो आती है कि आप जब एवरेज लेते हो, प्रोक्योरमेंट अगर 200 से स्टार्ट करते हो तो 350 पे लेके जाओगे तो आपकी एवरेज तो कम आएगी ना। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नहीं 350 में मैंने गन्ना खरीदा तो ना इंसाफी है। तो उसमें भी हर आदमी के अंदर प्रॉफिट टेकिंग का होता है, लोग अपने आप को कॉस्ट एक्चुअल छुपाते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि हुकूमत को चाहिए था सप्लाई रिलीज कराते। और आपको पता है कि इसके अंदर जो टैक्स नेट में लोग नहीं है वो प्रोक्योरमेंट बहुत करते हैं, होर्डिंग करते हैं। आज जो चीनी मार्केट में आ रही है वो शुगर मिल से लिफ्ट होकर नहीं आ रही, वो वेयर हाउसेज में जिन्होंने होल्डर्स ने रखी हुई थी वो मार्केट में आ रही है। और जहाँ 12 ट्रक रोज़ के आने चाहिए थे वहाँ 4 ट्रक आ रहे हैं। तो इतनी सप्लाई शॉर्ट होने से अब फ़ायदा किसको होगा? जो प्राइस 87 पे 95 से कम होकर 87 आई, अब वापस जैकअप हुई है फिर 94 पे, तो इसका फ़ायदा फिर उसी मिलर ओनर को होगा जहाँ स्टॉक पड़े हुए हैं। और ये सीज़न तो अभी क्रैशिंग एंड हुई है, आगे आपके पास महीने और टफ आने हैं और उसके बाद आपकी चीनी की कीमत और इनको मुनाफा बढ़ेगा। और ये तो सीज़न के एंड में ये हाल हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शमसुल इस्लाम खान हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। थर का इलाका सहरा के लिए मशहूर है, लेकिन वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। दिलकश फलों के बाग बने हैं, खारे पानी से उसकी काश्त बनी है, काश्त की गई है और रिसर्च हुई है। बहुत ही उम्दा माहौल है, उसकी हिम्मत अफजाई करना, हौसला अफजाई करना ज़रूरी है। ये मंज़र आपको दिखाते हैं छोटे से वक्त के बाद। इंतहाई दिलकश मनाजिर देखे जा रहे हैं और जगह है ये सिंध का सहराए थर, जहाँ के मुख्तलिफ मकामात पर रेत के टीलों की जगह हरियाली ने ले ली है। थर में खारे पानी से फलों और सब्जियों के बागात का कामयाब तजुर्बा किया गया है। वफाकी हुकूमत के इदारे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के तहत थर उमरकोट में कायम एरिड जोन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ज़ेर ज़मीन खारे पानी को इस्तेमाल करके थर में पहली बार खजूर, बेरों, चीकू, अमरूद, फालसे, जैतून और लेमू समेत मुख्तलिफ फलदार दरख्तों के बागात और मुख्तलिफ सब्जियाँ लगाने का कामयाब तजुर्बा किया है। अब मुख्तलिफ समाजी इदारों ने वफाकी इदारे की इस कामयाब ज़रूरी तहक़ीक़ात को थर के अंदर रेप्लिकेट करते हुए खारे पानी से बागात और फसलों की काश्तकारी शुरू कर दी है। सिंध के सहराए थर में ये बेतहा खूबसूरत और खुशगवार तब्दीली कैसे आई है, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी इत्तला है। और ये ख़बर हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी ने थर जाके इसको तरतीब किया, उनकी ख़ुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिंध के सहराए थर का नाम लेते ही भूख, अफलास, बीमारी और खुश्क साली के मनाजिर सामने आ जाते हैं। लेकिन थर की तस्वीर का ये दूसरा खूबसूरत और दिलकश रुख भी है। लहलहाते सरसब्ज खेत, फलदार दरख्तों के हरे भरे बागात, ये सब वफाकी इदारे एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के तहत थर उमरकोट में कायम एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ज़ेरे ज़मीन खारे पानी से उगा कर दिखाया है। यहाँ आजकल मीठे कलमी बेरों की नई फसल उतर आई है। थर में पहली बार खजूर की 38 अक़साम के दरख्त भी उगाए गए हैं। इसके अलावा चीकू, देसी बेर, शहतूत, फालसा, जैतून और दीगर फल भी काश्त किए गए हैं। ये अमरूद उगाए हैं आपने? अमरूद उगाए हैं खारे पानी। ये लाड़काना की वैरायटी है, लाड़काना अमरूद जो सबसे दुनिया में मशहूर है। 14 वैरायटियाँ हैं ये हमारे पास और 14 की 14 वैरायटियाँ सक्सेसफुल हैं। ये है लाड़काना का अमरूद जो थर में खारे पानी पे इस इदारे ने तैयार किया है। और ये अगर पूरे थर में फैल जाए तो यकीनन यहाँ जो खुराक की कमी है वो पूरी हो जाएगी। ये ऑलिव है, इसका फ्रूट आया नहीं? इसके पिछले साल फ्रूटिंग आई थी। अच्छा। ये हमारे पास 8 वैरायटियाँ हैं ऑलिव की और इसकी हम लीफ से ना टी भी बना रहे हैं, ऑलिव टी। अच्छा। पानी की बचत के लिए ड्रिप एरीगेशन सिस्टम और बिजली के हुसूल के लिए मुतबादिल तवानाई का खुसूसी बंदोबस्त किया गया है। बागात के साथ साथ सब्जियाँ, मुख्तलिफ ज़रई फसलें और जानवरों के चारे के लिए मुख्तलिफ इक़साम की मुल्की और गैर मुल्की घास भी खारे पानी से उगाने के तजर्बात कामयाब हो गए हैं। चना, ये चना तैयार हो गया मेरे ख्याल में। तैयार है। ये चने तैयार हैं।
और इसमें की फली भी आ गई है। सिर्फ चने नहीं, इसबगोल भी है, मसूर भी है। मसूर, ये चने के बाद जो है वो सरसों की फसल है। और ये तैयार है मेरे ख्याल में, अब तो ये ब्राउन हो गई है। यहाँ जो आप कर रहे हैं तो आपने इस पे कोई स्पेशल रिसर्च की है या इसको कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ की है? ये किस तरह? कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारा ये मोटिव था कि हम हर चीज़ टेस्ट करें। अच्छा। पहले थोड़े थोड़े पीसेज में हमने टेस्ट किया, जब उसकी ग्रोथ हो गई तो फिर हमने कहा कि यार ये अच्छी चीज़ और इसको ज़्यादा एरिया पे लगाओ। टेस्ट जो है खाने में वही है? बिल्कुल वही है। ये सीसल है, इस सीसल से आजकल धागा बन रहा है, कपड़ा बन रहा है। ये जूट की रिप्लेसमेंट है। जो जूट है एक्चुअली एलर्जी डेवलप कर रही है उसके अंदर बांग्लादेश में। ये घास है, ये घास है, ये बाहर का घास है। इस घास की क्या खूबी है? ये न्यूट्रिशियस है, खारे पानी पे हो रही है, इसी क्लाइमेट थर में हो रहा है, और एक दफ़ा लगाएं 10 कट आप उसके 1 साल में ले सकते हैं। वैसे थर में पहले ये मतलब थर की जो ज़मीन है, हम ये लेमन पहले होते थे? लेमन इंट्रोड्यूस भी हुए हैं। रेप्लिकेट क्या है, कहीं लगाया है? ये हम बिल्कुल थरकोल में भी गए हैं। ये जानने 100 किलोमीटर जुनूब में सफ़र करके हम पहुंचे थरकोल ब्लॉक 2 में एंग्रोथर फाउंडेशन की जानिब से कायम करदा बायोस्लाइन ज़रई फार्म पर। यहाँ बड़े रकबे पर फलदार बेरी के दरख्त और दीगर फसलें कोयले की कान से निकलने वाले खारे पानी से काश्त की जा रही हैं। ये खारे पानी पे होने वाले मीठे बेर हैं जी, ये और बहुत ज़बरदस्त मीठे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस कामयाब और इनकलाबी ज़रई तजर्बे का फ़ायदा सहराए थर के आम बासी तक कैसे पहुँचे? ज़रूरत इस बात की है कि इसको स्केल अप किया जाए, कमर्शियल स्केल पे, कि इसको इस्तेमाल कर सकें लोकल लोग। हमारे पास पानी वाफिर मिक़दार में मौजूद है। ये कौन करेगा रज़ी साहब? ये देखिए, हम इसमें जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। अगर 2-4 बड़े स्केल के फार्म्स यहाँ डेवलप करें अपनी माइन के करीब ही, जहाँ पे पानी पहुँचाना भी आसान हो, और लोगों को ये टेक्निक सिखा दी जाए, तो ये एक रेवोल्यूशनाइज कर सकता है एग्रीकल्चर इन थर को। अगर ऐसा हो जाता है तो थर तवानाई के हुसूल के साथ ज़रई खुशहाली का भी मरकज़ बन सकता है। कमाल की हरियाली है जो हमने थर के सहराओं में देखी है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मुतासर मुल्क हैं जो कि कोरोना की इस वक्त सख्त मुसीबत में फंसे हुए हैं, मगर बाद ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को कोरोना से आज़ाद कर लिया है। इसराइल उनमें से शामिल है, जहाँ पर कोरोना मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया है और मास्क की भी पाबंदी नहीं है। ये दिखाएंगे आपको एक छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान, भारत और हमारे खित्ते में कोरोना की आंधी पूरी शिद्दत से चल रही है। दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं, 100 के करीब ममालिक, जिसमें एक बार फिर कोरोना पूरी क़ुव्वत से वापस आया है। लेकिन यकीनन अब वो ज़माना है जब कई ममालिक कोरोना पर काबू पाते नज़र आ रहे हैं। यूरोप में बरतानिया यकीनन इस सिलसिले में एक अहम मुल्क बन चुका है, जहाँ पर कोरोना में बड़ी हद तक काबू पाया जा रहा है। अमेरिका में भी कोरोना मरीज़ों की तादाद में एक बड़ी कमी देखने में आ रही है। इसके साथ साथ बाज़ ममालिक ऐसे हैं, जिसमें चीन भी शामिल है, जहाँ पर कोरोना तकरीबन काबू में लाया गया है, और कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना में इस हद तक कोरोना पर काबू पाया गया है कि वहाँ पे अब मास्क की पाबंदी भी नहीं है। 2.25 साल से, तकरीबन 1.25 साल से कोरोना इस दुनिया में, ऐसा लगता है कोरोना की दुनिया में मास्क लिबास का हिस्सा बन गया है। इसके बगैर घर से बाहर निकलने का तसव्वुर भी महाल है, लेकिन इसराइल में ये तसव्वुर हकीकत कर गया है और ये मुल्क कोरोना फ्री हो गया है, जहाँ 16 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों के बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का अमल हो चुका है और अब उनके घर से बाहर मास्क पहनने की सरकारी पाबंदी ख़त्म हो चुकी है। 81% आबादी कोरोना से बचाव की वैक्सीन की दोनों डोजेज़ मिल चुकी है इनको, जिसके बाद इसराइल कोरोना से पहले के मामूलात ज़िंदगी की तरफ लौट रहा है और सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। लोग सड़कों पर मास्क बिना आपको आम नज़र आते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और खौफ का माहौल भी नहीं है। इस ब्रेक का वक्त है, ज़रा आप न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अफसोस की बात है मगर हकीकत है कि कोरोना की तीसरी लहर ने पाकिस्तानियों को पूरी तरह से दबोच लिया है। केसेस और अमवात के पिछले तमाम रिकॉर्ड टूटना शुरू हो गए हैं। हम अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों से एक बार फिर अपील करेंगे, खुदारा मास्क पहने, हजूम से बचें, फासला रखें। कोरोना पहले से ज़्यादा शिद्दत से पूरे मुल्क में फैल रहा है।
मुल्क में कल मजीद 148 अफराद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए, जबकि 5,500 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पिछला हफ्ता पाकिस्तान में कोरोना की तारीख का अब तक का सबसे मुहलिक हफ्ता साबित हुआ है। पिछले 7 दिनों में 38,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए, 847 अमवात हुई, यानी रोज़ाना 121 मरीज़ कोरोना से इंतकाल कर गए। पंजाब में कोरोना भयानक तबाही मचा रहा है। एक हफ्ते में पंजाब में 21,000 केसेस और 542 अमवात हुई हैं। पंजाब में कल 103 अमवात हुई, परसों 104। मुल्क का मजमूई इन्फेक्शन रेट अब 11.6% है, लेकिन बड़े शहरों में इन्फेक्शन रेट 38% तक पहुंचा है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पेशावर में हर चौथा टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। पंजाब और केपी के अस्पतालों में शदीद दबाव है। सूरत हाल अच्छी नजर नहीं आ रही जी। जिनको कोरोना का मर्ज लाहक है, जो आज से चंद हफ्ते पहले सिर्फ चंद हजार रह गया था, कल वो 83,000 से ज्यादा नंबर बढ़ चुका था। 600 से ज्यादा मरीज रोजाना हमारे अस्पताल पहुंच रहे हैं। खतरनाक हद तक हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई चेन जो है वो भी हमें बढ़ती हुई नजर आई है। ऑक्सीजन के ऊपर मरीज हैं, उनकी तादाद 4,500 से तजावज कर चुकी है। जब से ये वबा पाकिस्तान में आई है, इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद औसतन किसी भी एक हफ्ते में जो है वो ये हफ्ता है वो सबसे ज्यादा होगी। कई शहर ऐसे हैं जहां पे जो वेंटिलेटर्स हैं उसका इस्तेमाल जो है वो 80% से भी ज्यादा हो गया। बड़े शहर में किस तेजी से इस मर्ज के अंदर इजाफा हो रहा है और किस तरीके से वबा फैल रही है, मैं चंद आपको शहरों का बताता हूँ। मर्दान में कल पॉजिटिविटी की शरह 33% थी, पेशावर 26%, नौशेरा 20%, बहावलपुर 38%, फैसलाबाद 25%, लाहौर 27%, मुल्तान 21%, रावलपिंडी 28%, कराची कल 13% और हैदराबाद 14% पे पहुंच गया। तो वहाँ पे भी डबल डिजिट इस वक्त जो है शरह हमारी पहुंच चुकी है। NCOC के सरबराह असद उमर ने आज खुदा का वास्ता देके अवाम से अपील की कि संजीदगी दिखाएं। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर कोरोना का जोर ना टूटा, अवाम ने एहतियात ना की तो बड़े शहर बंद करने पड़ेंगे। खुदा का वास्ता वो कुछ संजीदगी की जरूरत है और मैं आपसे अपील करता हूं कि इसके अंदर कुछ संजीदगी दिखाएं। सूरत हाल जो है वो इस वक्त संगीन है, इंतहाई संजीदगी की जरूरत है। ना कौम इतनी संजीदगी का मुजाहरा कर रही है और ना सच्ची बात है इंतजामिया से भी अब वो कार्रवाई की जा रही है जिसकी जरूरत है। मजीद बंदिशें बढ़ानी पड़ेंगी। मैं आपको बिल्कुल वाजे कर दूं कि जिस सतह के ऊपर इस वक्त वबा का फैलाव है, जिस तेजी से इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर हमारे मरीज आ रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर जोर पड़ता जा रहा है, अगर इस वबा का जोर हमने अभी फौरी तौर पर नहीं तोड़ा और इसमें कमी नहीं लाए, कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं रह जाएगी। आपको बड़े बड़े शहर जो हैं खुदा न खास्ता बंद करने पड़ेंगे। इसलिए ये आखिरी मौका है। हम कई हफ्तों से यही हम वार्निंग बताते रहे हैं कि किस तरफ मामला जा रहे हैं। अभी हम ये नहीं कर रहे, अभी हम जो है बड़े शहर नहीं बंद कर रहे, लेकिन हमारे पास मार्जिन जो है वो चंद दिनों का रह गया है। कोरोना केसेस बढ़ने के बाद इस लाहौर में एक हफ्ते के दौरान 100 नए वेंटिलेटर्स और 300 बेड्स का इंतजाम करना पड़ा है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत 7 अजला के टीचिंग हॉस्पिटल्स के मुताबिक शोबों की OPDs बंद करके डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को कोरोना वार्ड्स में शिफ्ट कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर में पंजाब के बाद KP मुल्क का दूसरा मुतासरा सूबा है, जहां एक हफ्ते के दौरान 7,500 केसेस रिपोर्ट हुए, 224 मरीज इंतकाल कर गए। कल भी KP में 33 मरीज इंतकाल कर गए। सिंध में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान निस्बतन अमवात की तादाद कम है। इस महीने 20 दिनों में औसतन यौमिया 425 केसेस और 3 अमवात हुई, मगर अब कराची में इन्फेक्शन रेट 13% और हैदराबाद में 14% हो चुका है। आज कराची के ज़िले केबाड़ी में माइक्रो स्पॉट लॉकडाउन नाफिज किया गया। सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पीचियो ने कहा कि तशवीशनाक इत्तला है कि कराची में कोरोना केसेस में 50% मरीजों को UK वेरिएंट है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपको इत्तला देना चाह रही हूँ कि UK का जो वेरिएंट है, यानी UK की जो एग्ज़ाम है, हमारे यहाँ कराची में भी अभी ये वेरिएंट आ चुकी है और हमने जो जीनोमिक स्टडीज़ की हैं उसमें 50% जो सैम्पल्स हमने टेस्ट किए उनमें 50% ये UK वेरिएंट हमें मिला है। और इस वजह से हमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। वो बहुत तेज़ी से फैलती है और ये जो है पहले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी फैल चुकी है और वहाँ उसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा अमवात भी हो रही हैं और बहुत सारे मरीज़ उससे मुतासिर भी हो रहे हैं।
ये कहा जाए तो गैर मुनासिब नहीं होगा कि पंजाब में कोरोना एक आफत का समा ढा चुका है। वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें बताएंगी। फ्रंट लाइन पर सबसे मौसर काम कर रही हैं पंजाब की वज़ीर सेहत मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। बहुत ही बुरी सूरत हाल है जो कैफियत हम देख रहे हैं, और यकीनन ये किसी सूरत में भी हम नहीं कह सकते कि ये पीक कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि एवरी डे इसमें जो है वो इजाफा होता नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कामरान खान साहब के तादाद रोज़ाना बढ़ रही है। पिछले दिनों में बल्कि कुछ थोड़ी सी हमें उम्मीद बैठी थी कि शायद थोड़ा सा प्लेटो कर जाएगी, लेकिन पिछले 2 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ी। और आपको पता है कि रोज़ाना के केसेस जो इस वक्त तशख़ीस हो रहे हैं, यानी आज के दिन में अगर मैं बताऊं आपको तो 2970 नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। और जिस तरह आपने फरमाया कि कल के दिन के अंदर 103 लोग जो है वो इंतकाल कर गए। ये सबसे बड़ी फिगर्स हमारे पास आ रही हैं जब से कोरोना की कोरोना शुरू हुआ। आपको पता है ये तीसरी वेव है। पहली 2 वेव्स में कभी भी फर्टिलिटी रेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था, ना ही तादाद मरीज़ों की इतनी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन अब तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये भी हमें पता है कि ये बेसिकली यूके वेरिएंट जिसके बारे में अभी डॉक्टर अज़रा ने भी जिक्र किया है, इसकी इन्फेक्टिविटी रेट क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उसकी तादाद जो मरीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है उसकी तादाद जब बढ़ जाएगी इन्फेक्टेड पेशेंट्स की, तो फिर नेचुरली जो सीरियस पेशेंट्स हैं, जो हम कहते हैं को तकरीबन 2% ऐसे लोग होंगे जिनको सीरियस एलिमेंट, वो फिर नेचुरली उनकी तादाद भी बढ़ेगी। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे पर इस वक्त अस्पतालों के अंदर बहुत तादाद, हमने जैसे मेयो अस्पताल जो हमारा सबसे बड़ा अस्पताल है लाहौर का, उसके अंदर उसके वक्त 268 मरीज़ जो हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं वो दाखिल हैं इस वक्त। और बाकी भी हमने सारे, आपको पता है कि अस्पतालों के अंदर आउटडोर्स जो हैं जो हॉस्पिटल्स कोप कर रहे हैं, जैसे जिना के अंदर और मेयो के अंदर सिर्फ इमरजेंसीज़ के अलावा वी आर ओनली एंटरटेनिंग कोविड पेशेंट्स, ताकि हम कोविड के मरीज़ों को बेहतर से बेहतर सहूलत दे सकें। तो लेकिन ये है बहुत तशवीशनाक फिगर्स। यकीनन डॉक्टर साहब, तो ये फरमाइएगा कि इसकी पहली ज़रूरत जो होती है, जैसी पेशेंट जो है वो थोड़ा सा भी सीरियस होना शुरू करता है, तो ऑक्सीजन सप्लाईज़ की क्या पोजीशन है इस वक्त पंजाब में? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, ये हमें जो इस 1.25 साल मिला इसके अंदर हमने अपनी टैंक्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ाई, ख़ास तौर पे जो हमारे बड़े अस्पताल जो डील कर रहे थे कोविड के साथ, जिसकी वजह से वंस दे आर फिल्ड अप तो हमें कम से कम ये तसल्ली होती है कि कुछ हॉस्पिटल में 24 आवर्स वो ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दैट डज़ नॉट मीन, आपको पता है जिस तरीके से ऑक्सीजन इस वक्त कंज्यूम हो रही है पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर, वो तकरीबन आपकी 51% जो प्रोडक्शन है उसको कंज्यूम हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। इस बात से ही ये जो फिगर मैंने आपको बताई है, इसी बात से हमें परेशान होना चाहिए कि जब इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की कंजम्पशन हो रही है तो इसका मतलब है तादाद मरीज़ जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि 3 फेजेज़ में होते हैं। एक हमारे होते हैं लो ऑक्सीजन वाले, जो कम ऑक्सीजन के ऊपर जिनको हमने अकोमोडेट किया होता है। फिर आपको पता है हाई फ्लो ऑक्सीजन जो है 15 लीटर ऑक्सीजन तक हम चले जाते हैं, दी हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स। एंड देन व्हेन द पेशेंट इज़ पुट ऑन अ वेंटिलेटर, तो फिर तो आपको पता है देयर इज़ अ कांस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई विच हैज़ टू बी वेरिड। तो ऑक्सीजन सप्लाई अभी तक तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर ऑक्सीजन, ये हमने ऑलरेडी NCOC के सामने ये बात रखी थी कि आप और कुछ इंश्योर करें या ना करें, आप ऑक्सीजन की प्रोडक्शन और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उसके ऊपर आप कड़ी नज़र रखें कि उसमें बिल्कुल किसी किस्म की रुकावट ना आए। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि देखें, ये तो उस बदएहतियाती, क्योंकि ये कोविड जो है वो 99% तो एक उस पर्सनल जो एहतियात करनी होती है उस ख़ानदान ने या उस शख्स ने नहीं की होती, उसके बाद ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि वो बीमार होता है, ज़्यादा बीमार होता है, हॉस्पिटल आता है, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ये वो। मगर जो पहली जो सफ़ है वो ये है कि आप एहतियात करें, उसी से ये रुकना शुरू होगा। इस वक्त आपका फीडबैक क्या है कि जो पंजाब में आग लगी हुई है, अब आपका क्या फीडबैक है कि लोग कितने खौफजदा हुए हैं? मैं तो नहीं समझता कि कोई जिम्मेदारी से कर रहे होंगे, लेकिन क्या खौफजदा हो के कुछ एहतियात हो रही है? कुछ अब भी एहसास है कि नहीं कि हम आग से खेल रहे हैं? मेरा ख्याल है जी अभी तक एहसास नहीं है,
मैं आपको यकीन जानिए कि जितनी अब जैसे अपील असद उमर भी अल्लाह का वास्ता दे रहे हैं, हम भी आपको पता मुसलसल अपील कर रहे हैं, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है, आप हमारे प्रोग्राम्स में आप लोगों को अपील करते हैं, लेकिन इसका कोई असर इसलिए नहीं होता जब तक उनके घर में कोरोना पहुँचे ना, और फिर कोरोना की जब वो देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस, उस वक्त तो किसी को एहसास नहीं होता। वो सोचते हैं कि खुदा न खास्ता हुकूमत किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा कर रही है। बहुत सारी बातें हमारी सुनने में आती हैं। और आपने बिल्कुल सही फरमाया, अगर सिर्फ मास्क पहन लें, सिर्फ मास्क पहनने की वजह से आप 90% ये वबा रोक सकते हैं। वजह यह है कि ये थूक के ज़र्रों से आपको पता है फैलती है। अगर आपने मास्क पहना हुआ हो तो वो बिल्कुल आपके साथ रह जाते हैं, और इसकी वजह से ना आपके, अगर दो बंदे आपस में खड़े हुए भी हों और मास्क पहना हुआ हो तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड 90% ऑफ द टाइम्स वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स बाय जस्ट वेयरिंग अ मास्क। और मैं एक ज़रूर आपके प्रोग्राम के वसादत से रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए, कोरोना को जाते जाते बड़ा वक्त लगना है। हमने वैक्सीनेशन का, आपको पता है कि काम अब 50 और 60 साल की उम्र के लोगों का भी पंजाब में शुरू कर दिया है। आज के दिन में सुबह के सेशन के अंदर कोई तकरीबन 11,000 बिटवीन एज 50 एंड 60 के लोगों को वैक्सीन मिल गई। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इतनी बड़ी आबादी को अगर आप 50% आबादी को भी वैक्सीनेट करेंगे तो कई महीने लगेंगे। आपको अपना तर्ज ज़िंदगी जो है उसको तब्दील करना पड़ेगा। आपको एहसास करना चाहिए कि खुदा न खास्ता इतना बोझ ना अस्पतालों में पड़ जाए कि जो हमारे हमसाए मुल्क में इस वक्त हालात हो, में खुदा न खास्ता ऐसा कोई हालात ना डेवलप हो जाए पाकिस्तान में। लेकिन खुदा न खास्ता तो बिल्कुल अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो कैफियत है डॉक्टर साहब, आज भी आप जो हैं वो नियर कैपेसिटी पहुंच चुके हैं, और जिस अंदाज से रोज़ाना नंबर्स बढ़ रहे हैं, और आपने फरमाया कितनी ख़तरनाक बात है कि अब भी लोगों को एहसास नहीं है, कितना कौन सी हुकूमत जो है वो सह सकती है इस रश को, और इस बड़े, जब इस तरह का अजहाम मरीज़ों का आएगा। अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, सारी यूरोप में हस्पताल पूरे नहीं पड़े हैं। तो ये तो लोगों को एहसास होना चाहिए कि हुकूमत, कोई भी हुकूमत होगी वो नहीं सह पाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। और फिर सबसे बड़ी बात है, हमारे तो पहले ही बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अभी आपको पता है कि हमने बाकायदा आज से हफ्ता पहले जो हमारे 885 हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं, उन सबको ICUs के अंदर हम कन्वर्ट कर रहे हैं। और सिर्फ इस वजह से कन्वर्ट कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता ये वबा जो है इसमें मज़ीद तेज़ी आई तो हम किसी ना किसी तरीके से जितनों को अकोमोडेट कर सकें। लेकिन एक हद होती है, एक लिमिट होगी। अब देखिए ना, अब हम अपने जब देखते हैं, जैसे आपने ख़ुद फरमाया कि जिन ममालिक की हेल्थ सिस्टम जो था वो इतना एडवांस था, जैसे कि यूरोप का था, अमेरिका का था और UK का था, वो सारा ओवरफ्लड हो गया था। और ओवरफ्लड होने की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई। तो अब मकसद ये है कि हमारे लोगों को समझना चाहिए कि पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो ख़ुद हिफाजती तदाबीर उठाएँ। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम वैक्सीनेशन जो है, प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है, और लोगों के अब तरले मिन्नतें कर रहे हैं आप वैक्सीन आके लगवाएं। तो कम से कम इस चीज़ की जिम्मेदारी ज़रूर उठा लें कि जिन लोगों को की उम्रें में, ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनमें फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा है, कोई मिस ना हो जाए। हमने तो यहाँ तक उनको कहा कि आप अगर आ नहीं पा रहे बिकॉज़ कोई प्रॉब्लम है मरीज़ को लाने के लिए, तो आप हमें इत्ला दे दें, हम घर आके वैक्सीन लगाएंगे। क्योंकि ये सबसे अहम चीज़ है। नंबर 1 इज़ प्रिवेंटिव मेजर्स के हम ख़ुद हिफाजत करें। नंबर 2 हम वैक्सीनेशन का प्रोसेस तेज़ कर दें। इंशाल्लाह हमारा पूरा इरादा है कि पंजाब के अंदर कम से कम हम 30,000 से 31,000 वैक्सीनेशन रोज़ाना दें। और इसके बाद जो आखिरी बात यही है कि अगर खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं लोग तो वक्त के साथ अस्पताल आएँ। हमें जो सबसे बड़ा मसला सामना करना पड़ रहा है वो ये है कि घर में मैनेज करते रहते हैं जब तक पेशेंट बहुत सीरियस ना हो जाए। तो मेरी आपके प्रोग्राम्स की वजह से आपको पता बहुत देखा जाता है, रिक्वेस्ट करूँगी कि टाइमली अस्पताल पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है मरीज़ की जान बचाने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर यास्मीन राशिद। आप अपना भी ख्याल करें, अल्लाह ताला आपको शिफा। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, और जिसकी सरबराही कर रही है डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब में। और अब हम KP की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। वहाँ पर भी कैफियत बहुत ख़राब है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर रूहुल मुकीम, डायरेक्टर हैं खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत बुरा हाल है KP का भी,
और मुसलसल एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन लग रही है पेशेंट्स की, जो नंबर्स हम देख रहे हैं पूरे केपी में। क्या वजह है? लोग बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे, बिल्कुल मास्क नहीं पहन रहे, दे आर नॉट बॉदर्ड। सबसे बड़ी वजह तो मेरे ख़्याल में इस वक्त जो रमज़ान शुरू हुआ है, तो रमज़ान में तरावी में लोग जो है मसाजिद में जो जाते हैं तो बहुत क्लोज़ उनका कांटेक्ट होता है। तो एक तो ये रीज़न है मेरे ख़्याल में। सेकंड ये है कि लोग जो है उनमें अवेयरनेस कोरोना के बारे में जो है बहुत कम है। लोग इनको इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। बार बार उनको मेरे ख़्याल में मीडिया के थ्रू और उसके थ्रू जो है उनको अवेयरनेस के लिए मैसेजेस दिए जाते हैं, लेकिन वो मेरे ख़्याल में इतने इफ़ेक्टिव नहीं है, या लोगों ने जो है इसको इतना वो समझा नहीं है। हालांकि मेरा जो अपनी स्टडी है, हर फैमिली में 2-3 लोग जो है कोरोना से मरे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है उसमें जो एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए थी वो उसमें जो है बहुत हद तक जो है वो कमी है या ना होने के बराबर। डॉक्टर साहब, जैसे आपने फरमाया कि किसी किस्म की कोई एहतियात नहीं है, बाज़ारों में, सोशल गैदरिंग्स में, रमज़ान का महीना है, तरावियाँ बिल्कुल एज़ नॉर्मल हो रही है, ज़ाहिर है कि नमाज़ें हो रही हैं एज़ नॉर्मल हो रही हैं। इसका मतलब है कि नंबर्स मज़ीद बढ़ेंगे और अल्लाह माफ़ करे बहुत नंबर्स बढ़ेंगे। तो आप लोग कितने इक्विप्ड हैं? हॉस्पिटल्स वगैरह की केपी में क्या पोजीशन है? कामरान साहब, इस वक्त में जो सिचुएशन में, चूँकि खैबर टीचिंग हॉस्पिटल जहाँ पे आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए थे और उसने एक नए ब्लॉक का इफ्तिताह भी किया, तो हॉस्पिटल के अंदर जो हमारे जो सिचुएशन है, हमने जो 106 यानी 106 बेड्स हमने कोरोना के मरीज़ के लिए मख्तस किए हैं। तो इस वक्त हमारे जो सिचुएशन चल रहा है वो अक्सर वो 106 में 104, 105, 106 ऐसा भी टाइम आता है कि हम अपनी जो ऑक्यूपेंसी होते हैं उससे एक्सीड कर जाते हैं। तो फिर उस कुछ रूम्स हमने प्राइवेट उसके लिए रखे हैं, जिसमें जो स्टेबल मरीज़ होते हैं उस वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। वेंटिलेटर की जहाँ पे सिचुएशन है तो 3-4 वेंटिलेटर पे जो है मरीज़ पड़े होते हैं। फिर उसके बाद जो है वेंटिलेटर जो अल्टरनेट सिस्टम हमारे पास है, हाई प्रेशर ऑक्सीजन्स में, वहाँ पे जो है हमारे पास 20-25 मरीज़ पड़े होते हैं। एक्सपायरी की अगर मैं बात करूँ तो दो मरीज़ 3 मरीज़ जो है ये 24 आवर में इसकी एक्सपायरी हमारे पास जो हॉस्पिटल है उसमें इसका रेशो है। सीरियसनेस और उसकी तरफ जब सिचुएशन जितना जा रहा है उसके मुताबिक हम अपनी प्लानिंग चेंज करते हैं। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में चूँकि हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 106 है, लेकिन हम अल्टरनेट एक सिस्टम पे भी अब देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो मेन सप्लाई होती है उसके लिए डक्टिंग, उसके लिए अरेंजमेंट करनी होती है। तो वो साथ साथ जो है हमने शुरू किए और प्लान में है कि हम 50-60 जो है बेड्स जो है इनकी ऑक्यूपेंसी हम इंक्रीज़ करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रूहुल मुकीम, डायरेक्टर खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर से हमें केपी की कैफियत बता रहे थे। कहीं से भी ज़रा सा भी इत्मीनान की खबर नहीं मिल रही हमें कोरोना के हवाले से। बुनियादी वजह यह है कि आवाम को ज़रा फिक्र नहीं है उस आफत की जो कि उनके घरों में दाखिल हो चुकी है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे सेहत से ही मौजूद से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है। हुकूमत के मरकज़ी इदारे ड्रैप ने डॉक्टर्स को कहा है पूरे मुल्क में कि जब दवा लिखा करें तो केमिकल नाम लिखा करें, ब्रांड ना लिखा करें, क्योंकि मरीज़ को जब वो दवा सस्ती मिल सकती है तो उसे महंगी दवा तजवीज़ करने से यकीनन गरीब लोगों पे और आम लोगों पे शदीद उसका बोझ पड़ता है। और डॉक्टर्स करते इसलिए हैं कि दवा साज कंपनीज़ उनको इस तरफ राग़िब करती हैं और उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तेमाल करती हैं। अहम मौजू है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कौन पाकिस्तानी नहीं जानता कि यहाँ आम आदमी को इलाज, मालजे और अद्वियात की भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि एक ही केमिकल से बनने वाली दवा की एक कंपनी अलग कीमत, दूसरी कंपनी अलग कीमत वसूल करती है और कई मौक़ों पर कई गुना का फ़र्क होता है। मसलन पैरासिटामोल का सिरप 1 दर्जन से ज़ायद नामों और मुख्तलिफ़ कीमतों पर दस्तयाब है, लेकिन अब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने
तमाम सूबों को पाबंद किया है कि डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन पर दवा का ब्रांड नहीं लिखें बल्कि उसका जेनरिक या केमिकल फार्मूला लिखा करें ताकि मरीज़ को आसानी हो कि उस जेनरिक नाम या केमिकल फार्मूले के लिहाज से सस्ती दवा खरीद सके। ड्रैप ने यह अहकाम चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हेल्थ सेक्रेटरीज़ को जारी किए हैं और करार दिया है कि तिब्बी नुस्खों पर ब्रांड्स का नाम लिखना खिलाफ कानून है। सेहत के तमाम महकमे यकीनी बनाएं कि डॉक्टर्स दवाओं के ब्रांड के बजाय केमिकल नाम तजवीज़ करें। ड्रैप ने अपने ख़त में किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन ये लिखना ज़रूरी समझा कि महंगे ब्रांड्स की वजह से मरीज़ों पर माली बोझ पड़ता है। दरअसल हकीकत यह है कि मुतादिद फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने मार्केटिंग बजट से डॉक्टर्स को निहाल कर देती हैं, डॉक्टर्स की फरमाइशें पूरी करती हैं, उनको आलमी कॉन्फ्रेंसेस के नाम पर पूरी दुनिया की सैर कराती हैं, मखसूस दवाएं लिखने पे डॉक्टर्स के मुनाफे पर उनको शेयर्स भी देती है, उनके क्लिनिक्स की ज़रूरियात पूरी करती है, हत्ता के घर की ज़रूरियात भी पूरी करती हैं। डॉक्टर वो ब्रांड का नाम लिख के दे देता है, उससे ये कि पेशेंट घूमता रहता है, उसको मिलती नहीं है और परेशान होता है। डॉक्टर को चाहिए वो फार्मूला लिख के दे ताकि पेशेंट को दवाई भी आराम से मिल जाए और वो परेशान भी नहीं हो। जो 1000 रुपये की वो भी वही काम करेगी, जो 400 की वो भी वही काम करेगी, तो 1000 रुपया लेने की क्या ज़रूरत है। और राइजक तकरीबन 400 रुपये का बॉक्स है। अब ओमेप्राजोल के नाम से अगर कोई दूसरी तो डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करता। अब वही अगर फार्मूला लिख के दे डॉक्टर तो उसमें पेशेंट कोई भी दे दो, पेशेंट ले जाएगा। मेडिकल रैप हॉस्पिटल के अंदर क्यों जाते हैं? अब मैं अपनी कोई चीज़ प्रोडक्ट कहीं से लगवाऊंगा तो ज़ाहिर है मैं उसको कुछ दूंगा तो वो लिखेगा, वैसे तो नहीं लिखेगा। सॉल्ट वही होता है, कंपनी का नाम सिर्फ होता है, ब्रांड होता है, और डॉक्टर बोलता है जो लिखा है वही दो, महंगी जो है वो दो, सस्ती कस्टमर को देते, कस्टमर वापस आ जाते लेके। कुछ मेडिसिन होती है मल्टीनेशनल कंपनियों की महंगी, कुछ जो है डॉक्टर की सेटिंग फ्रेंचाइजर आइटम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं लोकल कंपनियों के। मुख्तलिफ वर्कर जो उन पर काम कर रहे हैं सेटिंग पे चलते हैं उनके, इस वजूहत पे उस बिना पे डॉक्टर वो दवाइयाँ लिखते हैं। ज़्यादातर वो चीज़ें जो हैं गली मोहल्ले के क्लिनिक वगैरह पे चलते हैं। जैसे कोई मेडिकल रैप आता है डॉक्टर के पास रखवाता है तो वो ज़ाहिर है डॉक्टर को कमीशन देते हैं तो डॉक्टर तब लिखता है। आज़ाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मुकामी और मल्टीनेशनल कंपनीज की दवाओं के तकरीबन 70,000 ब्रांड्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन एनुअली 450 अरब रुपए के फार्मा सेक्टर्स में 80% हिस्सा शुगर, ब्लड प्रेशर, सुकून, अल्सर और एंटीबायोटिक और इन्फेक्शन रोकने वाली 500 दवाओं का है। यानी बमुश्किल 1% ब्रांड्स पर इन ब्रांड्स पर आलमी जो कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, इनकी इजारादारी है। बहरहाल ड्रैप ने कोशिश की है कि इस रास्ते से एक आम पाकिस्तानी को, एक गरीब पाकिस्तानी को वही दवा सस्ते दामों मिल सके, और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की इजारादारी है और जिसके लिए मार्केटिंग्स के अरबों रुपए के बजट इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको किसी सूरत से उस पर कदगन लगाई जा सके। इस पूरे मौजू पर बात करते हैं। शुबा सेहत की एक बहुत ही मुस्तनद शख्सियत है, हमारे यहाँ कराची में क़याम है, डॉक्टर टीपू सुल्तान, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से तवील अरसे वाबस्ता रहे, साबिक चेयरमैन भी थे सिंध हेल्थ कमीशन के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मौजू आपने सुन लिया है, यकीनन एक बहुत अहम मामला है और आपसे इसका एक एक पहलू, कोई चीज़ इसमें पोशीदा नहीं है। ये कोशिश कैसी है, ये इस पर अमल दरामद होना चाहिए? जी कामरान, जिस टॉपिक पर आपने बात किया है उसूली तौर पर तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा और इन लोगों का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा है, लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है। बात यह है कि हमारा पीएमए का स्टैंड पिछले 50-60 साल से एक ही है कि एक आम आदमी को जेनेरिक की शक्ल में दवा मिले, लेकिन मसला सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होता है। मसला सेल पॉइंट पर है, जो काउंटर है। सबसे बड़ा करप्शन या सबसे बड़ी जो ज़्यादती होती है वो मेडिकल स्टोर में है कि जो चाहे मेडिकल स्टोर खोल सकता है और जो चाहे जो दवा दे, 7वीं 8वीं क्लास, तीसरी क्लास के पास किया हुआ बंदा दवा बांटता रहता है वहाँ, और जाहिर सी बात है वो वहाँ फार्मासिस्ट नहीं होता। तो हमारा ये स्टैंड ये है कि यस, WHO की गाइडलाइन भी एग्जैक्टली यही है कि एक आम दवाएं, रोज़मर्रा की दवाएं एक आम आदमी को जेनेरिक की शक्ल में मिले, और क्योंकि जेनेरिक और दूसरे दवाओं में ज़मीन आसमान का, पैसों का ज़मीन आसमान। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं आ जाता हूँ इस बात पे जो आपने फरमाया। चले वो डॉक्टर जो कि मिसाल के तौर पे अभी बात हो रही थी ओमेप्राजोल की, वो चाहे तो उसकी जो एक ब्रांड की एक वो बोतल जो है वो 800 रुपये वाली लिख दे या वो 25 रुपये वाला उसको डिब्बा लिख दे। ये तो उस डॉक्टर की सवाबदीद पर चले केमिकल ना लिखे, क्योंकि वहाँ जाहिल है, जो केमिस्ट है वो उसको वो उस तरह से डिस्पेंस नहीं करेगा, लेकिन उसके पास एक रेंज होती है। और क्या आपके इल्म में नहीं है कि वो किस वजह से किस रेंज की किस दवा को, किस रकम की दवा को लिखता है?
इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है ना डॉक्टर साहब? जी जी, इस वक्त दूसरी कोई बात नहीं है। देखिए मेरे पास ओमेप्राजोल की जैसे बात की आपने, तो 800 रुपये में एक दवा है और लोकल बनी हुई दवा 250 रुपये में है। तो जाहिर बात है मरीज़ को 250 मिलनी चाहिए क्योंकि मॉलिक्यूल वही है। लेकिन मसला दूसरा ये है कि ये ट्रू मॉलिक्यूल है या फिर उसमें मिलावट है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त स्पूरियस दवाएं, मिलावट की दवाएं और ऐसी दवाएं जो कि सिरे से कुछ उसमें है नहीं, वो बहुत आम है। चले डॉक्टर साहब, चले हम इस पे भी आ जाते हैं और उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि फिर भी डॉक्टर के पास होती है कि वो फलां कंपनी की इस दवा को लिखे या फलां कंपनी की। कोई शक नहीं है कि दूसरी कंपनी भी जो 200 रुपए की बेच रही है वो उसका मॉलिक्यूल, उसका रॉ मटेरियल फर्स्ट क्लास है, टॉप ऑफ द लाइन है। लेकिन डॉक्टर जब लिख रहा है उसकी वजह ये नहीं है डॉक्टर साहब कि इसको ये पता है कि ये जो इसका मॉलिक्यूल है और रॉ मटेरियल है ये टॉप क्लास है, इससे अच्छा तो वो मिल ही नहीं सकता है, इसलिए वो 800 रुपए वाली लिखता है। जी जी, एकदम आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगेन जेनरिक की लिखने में ये आसानी हो जाएगी कि हमारा मरीज़ को 1/4 और 1/3 प्राइस में दवा मिल जाएगी। यकीनन ये एक बहुत बड़ी मुसीबत इस वक्त है कि हमारे कुछ डॉक्टर हजरात ये महंगी दवाएं लिखते हैं और उसके मुआवजे में उनको कुछ मिलता है। लेकिन अगेन मसला इतना सादा सिंपल नहीं है। मसले का हल ये है कि हमारे जो फार्मेसी में क्वालिफाइड लोग मेडिकल स्टोर चलाएं और दूसरे प्रिस्क्रिप्शन की दवाएं हों। इस वक्त देखिए आप काउंटर पर कोई भी दवा खरीद लीजिए, जैसी भी दवा खरीद लीजिए, जाली दवा खरीद लें, डिफरेंट मॉलिक्यूल की दवा खरीद लें, कोई रोक टोक नहीं है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरे साउथ एशिया का मसला है, बांग्लादेश का मसला है, इंडिया का मसला है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी लोकल कंपनी जो मेजॉरिटी हैं वो अच्छी दवा बनाती हैं, अच्छा मॉलिक्यूल बनाती हैं, ट्रू मॉलिक्यूल बनाती हैं और उनमें से बहुत सारी कंपनियों से मल्टीनेशनल दवा बनवाते हैं और फिर अपने नाम से बेचते हैं, जो कि हम सबको पता है। बात घूम फिर के वही आती है कि एक आम आदमी का फायदा तो डॉक्टर साहब आप ये फरमा रहे हैं, आपका तजुर्बा और अब मुझे यकीन है कि आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने तजुर्बे से और इखलास से बात कर रहे हैं कि फार्मेसी को हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, इस्लाहात जो है हमें फार्मेसी लेवल पे करने की ज़रूरत है। एकदम एग्जैक्टली करना चाहिए। और दूसरी एक और बात मैं कहना भूल गया कि जो ड्रैप है, ड्रैप एक रेगुलेटरी बॉडी है रजिस्ट्रेशन के लिए और 1.25 लाख से ज़्यादा दवाएं इन्होंने रजिस्टर की हुई है। हमारा कहना यह है कि रोज़मर्रा की दवाएं जेनरिक में हो, बाकी जितनी दवाएं दूसरी दवाएं हैं वो जितने रुपए में बेचें, हमसे उससे मतलब नहीं है। मरीज़ की जान बचाने की दवा, रोज़मर्रा की दवा ड्रैप ने रजिस्टर की हुई है, यकीनन करें। लेकिन ड्रैप का जुरिस्डिक्शन ये नहीं है कि डॉक्टर को बोले कि आप जेनरिक लिखें या नॉन जेनरिक लिखें। ये एक डॉक्टर की जस्टिस है, डॉक्टर का अपना एक डिसीजन है कि कौन सी दवा लिखता है। यकीनन हमारे कुछ डॉक्टर उल्टी सीधी दवा लिखते हैं, महंगी दवा लिखते हैं, कमीशन खाते हैं, सैर सपाटा करते हैं और दुबई की सैर करते हैं वगैरह वगैरह, जो आपने एकदम सही कहा, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन अगेन देयर आर एक्सीलेंट डॉक्टर्स, एक्सीलेंट नर्सिंग प्लेसेस, एक्सीलेंट हॉस्पिटल जहाँ के एकदम एथिकल काम हो रहा है। जहाँ तक ड्रैप का ताल्लुक है, अभी उन्होंने एक नोटिफिकेशन तो उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, उन्होंने एक सजेशन दिया है। लेकिन अगेन यहाँ हम देखते हैं कि जिन साहब ने नोटिफिकेशन इशू किया है उसके पीछे हमारा उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, कुछ इलेक्शन के चक्कर है, कुछ उनकी सोसाइटी के चक्कर है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ बात यह कि हमें एक फार्मेसी से बात शुरू करनी पड़ेगी। जेनरिक ज़रूर करें, एक ज़रूरत की जितनी दवाएं, चाहे ब्लड प्रेशर की हो, डायबिटीज़ की हो, जिस चीज़ की दवा हो, एक आम आदमी को 1/3 प्राइस में हम जेनरिक दे सकते हैं, यकीनन दे सकते हैं। और ये पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के जुरिस्डिक्शन में आता है और एथिकल इश्यूज आते हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात यह कि मेडिकल स्टोर शुड बी कंट्रोल्ड बाय फार्मासिस्ट। किसी भी मेडिकल स्टोर में कोई एक आम आदमी 7वीं क्लास पास किया हुआ बंदा, जो हम देखते हैं, दवा ना दे, प्रिस्क्रिप्शन पर हो, जो एक डॉक्टर का लिखा हुआ हो प्रिस्क्रिप्शन, और एक फार्मासिस्ट। हमारे मुल्क में फार्मासिस्ट की शॉर्टेज नहीं है, बहुत सारे फार्मासिस्ट बेरोज़गार घूम रहे हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे अस्पताल, पब्लिक और प्राइवेट और बड़े बड़े मेडिकल स्टोर एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट को मुलाजिम रखें और वो प्रॉपर दवा जो लिखी जाए जेनरिक की शक्ल में वो डिस्पेंस करे मरीज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर टीपू सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। कल हमने इस प्रोग्राम में हाईलाइट किया, बहुत ही उम्दा प्रोजेक्ट है KP गवर्नमेंट का, KP हेल्थ सहूलत कार्ड, जिससे किसी भी ख़ानदान को 10 लाख रुपए तक का सालाना इलाज हो सकता है उसका।
किसी भी किस्म का उसका ऑपरेशन हो सकता है। इस पर अमल दरामद हो रहा है, बेहतरीन स्कीम है, मगर बहरहाल हम पाकिस्तानियों को इससे जो यहाँ पे इस किस्म के मामलात में फ़्रॉड हो जाता है, जो बदनीयती आ जाती है, जो बेईमानी हो जाती है, उसको भी बचाने की ज़रूरत है। हुकूमत KP इस सिलसिले में क्या कर रही है और इस कार्ड के बारे में मज़ीद बात करते हैं छोटे से वाक़े के बाद। कल हमने अपने इस प्रोग्राम में KP में PTI हुकूमत की मिसाली सेहत सहूलत प्रोग्राम पर, उस कार्ड पर आपको रोशनास कराया था। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। KP के रिहायशी हर ख़ानदान के पास 10 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस है। KP के लोग महंगे से महंगा ऑपरेशन और इलाज मुल्क भर में मुकर्ररा 500 हॉस्पिटल से अब मुफ्त करा सकते हैं, जिसमें निजी हॉस्पिटल्स हैं। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पेशावर और नौशेरा में 3 मुख्तलिफ तक़रीब से खिताब में इस हेल्थ कार्ड स्कीम पर KP हुकूमत को मुबारकबाद दी और कहा कि पंजाब हुकूमत भी इस साल के आखिर तक हेल्थ इंश्योरेंस जारी करेगी और उम्मीद है कि इस सिलसिले में सिंध हुकूमत पर भी दबाव पड़ेगा। पख्तूनख्वा हुकूमत को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, मुबारक भी देता हूँ। सारे अपने शहरियों को 10 लाख रुपए हर खानदान के पास आपने दे दिया है हेल्थ कार्ड के जरिए। सारा हेल्थ का सेक्टर में इनकलाब आप ले आए हैं। इससे अब अस्पताल बनेंगे सारे इलाकों में, प्राइवेट सेक्टर आएगा, उनकी और भी हम मदद कर रहे हैं, सस्ती उनको जमीनें देंगे, ड्यूटी फ्री जो पाकिस्तान में कुपंडी बनती वो बुलवाएंगे। आपको देख के पंजाब अब पूरी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज साल के एंड तक जा रहा है। सारे पाकिस्तान में इवेंचुअली हर खानदान के पास हेल्थ कार्ड होगा। गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारे 3 सूबे हैं उधर तो हम सारी जगह हेल्थ कार्ड पहुंचा रहे हैं। सिंध हमारे नीचे नहीं है। हमें उम्मीद ये है कि अब प्रेशर पड़ेगा, जब सारे पाकिस्तान में अवाम का प्रेशर पड़ेगा कि वो भी सिंध के लोग भी डिमांड करेंगे। थरपाकर में तो फेडरल गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड्स दिए, लेकिन बाकी सिंध में अब पब्लिक का प्रेशर पड़ेगा। यकीनन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हेल्थ कार्ड स्कीम के इनकलाबी प्रोग्राम में को अब हर सूरत में इसको जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, यानी कि इसको करप्शन प्रूफ करना होगा। बदकिस्मती से हम इस मुल्क के बासी है जहाँ ज़लज़ला मुतासरीन की इमदादी अशिया मार्केट्स में खुलेआम फ़रोख्त हुई हैं, जहाँ ग्रेड 17 से ग्रेड 21 तक के हज़ारों सरकारी अफसरान बेनज़ीर कम सपोर्ट प्रोग्राम में बेवाओं, यतीमों और मुस्तहिक गरीबों का 1700 रुपये माहाना का वजीफ़ा तक खा गए हैं। इसलिए KP में PTI हुकूमत के इस सेहत कार्ड की बेहतरीन स्कीम का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। नाजायज़ फ़ायदा उठाने के तमाम मुमकिन रास्ते बंद करने होंगे। इस प्रोग्राम की कड़ी मॉनिटरिंग करनी होगी, साथ ही मज़ीद इक़दामात किए जाएंगे और करने होंगे। मिसाल के तौर पर बेहतर होगा कि मुतमव्विल अफराद जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, तमाम आबादी के बजाय सिर्फ ये टारगेटेड लोग इसको इस्तेमाल करें। जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो करें। एक ख़ानदान के लिए 10 लाख रुपए इंश्योरेंस के बजाय हर फर्द के लिए कुछ ना कुछ रकम मुख्तस हो। पेचीदा बीमारियों, सर्जरीज़, ऑपरेशन के साथ OPDs और दवाओं की सहूलत का भी कोई इंतज़ाम अगर हो जाए। अब देखना यह है कि इस सिलसिले में जो कि लीड ऑर्गेनाइजेशन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसकी जानिब से जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी पेमेंट्स वगैरह प्रॉम्प्ट रहें और ट्रांसपेरेंट रहे ये पूरा मामला, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 100% ट्रांसपेरेंट हो। इस सिलसिले में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से जनाब तैमूर सलीम झगड़ा, जो कि वज़ीर ख़जाना और वज़ीर सेहत हैं KP हुकूमत के। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आपने हमें फिर ज्वाइन किया है। बात आपने सुन ली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही एहसन, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ये हेल्थ सहूलत कार्ड जो है। मगर हमारा पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि ये चीज़ें जो हैं होती तो अच्छी हैं, लेकिन फिर हमारा रेड टेप, हमारा निज़ाम और फिर ये जो हमारे यहाँ नॉन ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं, करप्शन आ जाती है, आम शहरी उसको मिसयूज़ करना शुरू करता है। इसमें जैसे हॉस्पिटल्स मिसयूज़ करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि कितना आप इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कितना इसको आप इंश्योर कर रहे हैं कि इसमें पिलफरेज ना हो, इसका मिसयूज़ ना हो, और जो करे तो उसको कड़ी सज़ा मिले। कामरान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने कल जो इसको कवरेज दी, बड़ी बैलेंस्ड कवरेज दी और मुझे खुशी हुई कि आपने जो है ये इतना जो बड़ा कदम था उसकी प्रोपगेशन की, क्योंकि हम चाहते हैं इससे जितना लोग जो तकलीफ़ में हो फ़ायदा उठा सके वो उठाएं। जो आपके सवाल हैं वो सारे बिल्कुल जायज़ हैं और उनका जवाब है, देखिए ये प्रोग्राम चल तो 5 साल से रहा है। पहली सारी आबादी के लिए नहीं था, एक बहुत छोटे तबके के लिए था, लेकिन उसी वक्त से उसमें कंट्रोल्स तो हैं, स्टेट लाइफ के कंट्रोल्स हैं, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग है। लेकिन जब इसका स्केल इतना बढ़ा दिया गया तो हम 3-4 चीज़ें ज़रूर कर रहे हैं। नंबर 1, हमारा एक टेंडर प्रोसेस जारी है कि हम थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग का एक बड़ा रोबास्ट सिस्टम बनाएं जो कि गवर्नमेंट और स्टेट लाइफ दोनों के हाथों से बाहर हो और हमें हर 3 महीने बाद फीडबैक दें।
उसके साथ नंबर 2 ये कि जो सज़ा मिसयूज़ के लिए हो वो बढ़ाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, ताकि मिसयूज़ का चांस जो है वो कम से कम हो। और नंबर 3, हम एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर का कानून भी ला रहे हैं ताकि ये प्रोग्राम, उसकी सस्टेनेबिलिटी भी प्रोटेक्ट हो, और उसके साथ जो सज़ा और जज़ा का अमल है वो भी कानूनन जो है वो आ जाए। तो इंशाअल्लाह जो ओवरऑल हमारी फ़िलासफ़ी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें ये विज़न दिया, रियासत मदीना का चीफ मिनिस्टर साहब ने लीडरशिप दिखाई, हमने कोशिश किया कि एक्सिक्यूट करें। लेकिन जो हमारी फ़िलासफ़ी है वो ये है कि काम के मिसयूज़ होने की डर की वजह से हमने काम को रोकना नहीं, काम को करते करते तो ये जब आप प्रोटेक्ट करते ओवरसाइट का मैकेनिज्म बना रहे हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, तो ये जो थर्ड पार्टी ओवरसाइट होगी ये हुकूमत के तो कब्ज़े में नहीं होगी ना, ये कोई आप इसको आउटसोर्स करेंगे, कोई जो हुकूमती कंट्रोल से बाहर होगी वो करेंगे, क्योंकि जहाँ हुकूमत आएगी उस पर तो ट्रस्ट फिर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी आप ठीक कह रहे हैं, हुकूमत की अपनी ओवरसाइट है, स्टेट लाइफ की भी ओवरसाइट है, लेकिन स्टेट लाइफ भी हुकूमती इदारा है। हमारी जो अपनी हुकूमत की ओवरसाइट है वो भी हुकूमती इदारा है। और जैसे आपने कहा हमारे गवर्नेंस सिस्टम में इश्यूज हैं, हमने एक कदम आगे रहना है, और इसीलिए जो हम ये थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग कह रहे हैं, इसलिए तो थर्ड पार्टी, इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो बेहतरीन ऑडिट फर्म्स हो वो आए, क्योंकि सिर्फ ऑडिटर जनरल की ऑडिट इन रिपोर्ट से भी हमने जो है हमने ऑडिट पैराज वगैरह नहीं बचाने, हमने प्रोग्राम की इंटेग्रिटी को, उसकी मजबूती को बचाना है। और उसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे ऑडिटर्स हों जो कंटिन्यूसली इसको ऑडिट करें वो इंडिपेंडेंट। तो और आप तैयार हैं झगड़ा साहब, क्योंकि जाहिर है कि अभी जैसे जैसे लोगों में ये बात फैल रही है कि ये इतनी बड़ी गवर्नमेंट की सहूलत है, लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कल हमने पूरे पाकिस्तान को वो दिखाई हैं, जो लोग इससे फैज़याब हुए हैं, ओवरवेल्म होगा ये सिस्टम, इसमें अब बहुत आपको रश नज़र आएगा, उसको कोप करने की तैयारियां हैं। जी देखिए, पहली चीज़ तो ये मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये जल्दी ओवरवेल्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वही बंदा जो है वो इलाज करा सकता है जो बीमार है, जिसको हॉस्पिटल जाना है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि टाइम के साथ साथ इसकी यूजेज जो है, इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी। कैसे हम मैनेज करेंगे? पहले तो कॉन्टेक्स्ट देखें, 18 अरब का ओवरऑल बजट है, अगर वो इस्तेमाल हो बेस्ड ऑन द प्रीमियम जो हमें मिल रहा है। अगर 18 अरब का बजट है, आप हमारा ओवरऑल बजट का स्पेंड देखें पूरे साल का जो 700 अरब होता है, तो वो 2 या 3% भी नहीं। तो अगर हम जो है ट्रेडिशनली गवर्नमेंट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे पैसे ज़ाया कर सकते हैं जिनका इम्पैक्ट होता है या नहीं होता, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर 18 अरब फी साल शायद स्पेंड नहीं हो सकते। दूसरी चीज़, जहाँ पे इसकी यूटिलाइजेशन रैंप अप होगी वहाँ पे ये पैसे भी बचाएगी। कैसे? हमें 4-4, 5-5 अरब के नए अस्पताल नहीं बनाने पड़ेंगे, हमें लोग नहीं जो है वो इंडक्ट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही हमारा जो है हेल्थ सिस्टम का एक हिस्सा बन जाएगा, और ऑलरेडी जो यूटिलाइजेशन हो रही है वो 80% प्राइवेट सेक्टर में हो रही है, जिससे हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स का भी जो है वो स्टैंडर्ड रेज होगा। और तीसरी जो इसमें बात हो के इसको सस्टेनेबल बनाएगी वो ये कि हम मिडिल क्लास तबके और मालदार तबके के लिए टॉप अप पैकेजेस भी बना रहे हैं, जहां पे वो लोग जो है वो थोड़े से पैसे देके ज्यादा बड़े पैकेजेस लें, उससे जो है ओवरऑल प्रोग्राम की जो कॉस्ट है वो कम होगी और उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो बेहतर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तैमूर सलीम झगड़ा, वज़ीर सेहत, वज़ीर ख़जाना KP हमारे साथ पेशावर से मौजूद थे। बहुत ही उम्दा प्रोग्राम है, इसके प्रोटेक्शन के लिए जो कुछ किया जा रहा है उसकी हमें एक्सप्लेनेशन दे रहे थे जनाब झगड़ा। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।